नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी संविधान पर हुई सियासत की, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की, देखेंगे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई क्या सुनवाई, सीएम ममता बनर्जी ने किया क्या खुलासा, जानेंगे कैसे अपने ही नेता के बयान से घिरी बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संविधान दिवस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ने संविधान को पहुंचाई है ठेस, एसआईआर के जरिए करोड़ों लोगों की मताधिकार से करना चाहती है वंचित। आईआरसीटीसी घोटाला में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की याचिका पर कोर्ट का बड़ा फैसला, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस, राबड़ी देवी ने की है जज बदलने की मांग। सीजेआई सूर्यकांत का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में वायु प्रदूषण ने बाहर टहलना किया मुश्किल, गंभीर श्रेणी में बना हुआ है दिल्ली का AQI। शेयर बाजार में तेजी, 1022 अंकों की तेजी के साथ 85,609 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 320 अंकों की तेजी के साथ 26,205 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 2014 के बाद देश में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है संविधान, और पिछले 2-3 सालों से तो संविधान देश की सियासत के केंद्र में आ गया। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष संविधान बचाने की बात कर रहा है, तो संविधान बदलने की बात कहने वाला आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को भी इसके आगे अब झुकना पड़ रहा है। 26 नवंबर को देश ने 76वां संविधान दिवस मनाया। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इसे लेकर कार्यक्रम हुआ, जिसमें पीएम मोदी और विपक्ष के नेता एक मंच पर दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। 2 साल पहले लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने और बचाने की लड़ाई चल रही थी। खुद पीएम मोदी ने 400 पार का नारा लगाया था और बीजेपी नेताओं ने दावे शुरू कर दिए थे कि 400 पार हुए तो संविधान बदला जाएगा, मनु संहिता को अपनाया जाएगा। तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान बचाने की लड़ाई शुरू हुई। संविधान बचाने के नाम पर विपक्ष एकजुट हुआ, जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाई और बैसाखियों के सहारे सरकार बना ली। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के जिन नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही थी, सभी लोकसभा चुनाव हार गए, जिसके बाद अब पीएम मोदी भी संविधान को सिर माथे लगा रहे हैं। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, यह हमारे संविधान की ताकत है कि जिसने मुझ जैसे व्यक्ति को, एक साधारण और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से आता है, 24 साल से ज्यादा समय तक लगातार सरकार का मुखिया बना दिया। तो राहुल गांधी ने संविधान को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा कि चाहे कोई भी किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उनकी शक्ति है और हर एक नागरिक की आवाज है। जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित है। वैसे राहुल गांधी ये बात तो पहले भी कह चुके हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि ये सब संविधान बनाने के इतिहास का हिस्सा है, जिसमें आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। असल में संविधान अपनाने के बाद इसका रोल उस पर हमला करना और उसे कमजोर करना था, और इसी रोल को मौजूदा पीएम और गृह मंत्री ने आगे बढ़ाया है, जो सोचे समझे तरीके से संविधान के सिद्धांतों, नियमों और तरीकों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। साफ है, कांग्रेस जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है वो आगे भी जारी रहने वाली है। संविधान के मुद्दे पर बीजेपी दबाव में दिख रही है, तो एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग भी घिर गया है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई बीएलओज ने इस्तीफा दे दिया, तो कई ने दबाव में आकर अपनी जान दे दी, जिसे लेकर चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने आयोग को नोटिस जारी कर दिया। तो क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष और बीएलओज ने इस प्रक्रिया के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोला हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उसे नोटिस जारी कर दिया गया। कोर्ट ने 1 दिसंबर तक केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग को जवाब देने का निर्देश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी और बिहार में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था और इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में बीएलओज की जान जाने का मुद्दा उठाया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया कि एसआईआर के दबाव में अब तक 23 बीएलओ की जान जा चुकी है। इसकी कई रिपोर्ट्स भी सामने आई है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील ने भी इस बात की पुष्टि की। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश तक कई बीएलओज ने एसआईआर को लेकर उन पर बनाए जा रहे दबाव के चलते खुद की जान ले ली। नोएडा के एक बीएलओ का इस्तीफा भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उसने काम के प्रेशर का जिक्र किया है। कांग्रेस ने तो नाम के साथ पूरी लिस्ट ही जारी कर दी है कि किस राज्य से किस बीएलओ की जान गई है। ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसे इतनी जल्दबाजी क्यों है।
और अब सुप्रीम कोर्ट ने ही उससे इस मामले में गंभीरता से जवाब मांग लिया है। ऐसे में अब सबको इंतजार चुनाव आयोग के जवाब का है कि वो अपनी सफाई में क्या कहता है। क्या बीएलओस की जान जाने का ये सिलसिला थमेगा? सुप्रीम कोर्ट में बीएलओस की जान जाने को लेकर सुनवाई हुई तो दूसरी तरफ एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठे। कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में जबरदस्त बहस दिखाई दी। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया को अलग अलग आयाम पर चुनौतियां दी। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जोरदार बहस देखी गई। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एसआईआर के खिलाफ अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने चुनाव आयोग की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट को बताया कि कानून के मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन का बोझ वोटर पर नहीं हो सकता। स्पेशल रिवीजन के लिए बीएलओ घर घर जाकर देखता है। डेटा लेने का काम 2 महीने में पूरा नहीं हो सकता। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि किसी प्रोसेस को इस आधार पर रद्द करना कि अथॉरिटी XYZ महीनों में काम नहीं कर सकती अलग बात है। हमने बिहार में एक अजीब चीज देखी। कोई ये कहने के लिए आगे नहीं आया कि मुझे बाहर कर दिया गया है। इस पर सिब्बल ने अपनी दलील देते हुए कहा कि क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल या बिहार के दूर दराज के इलाकों में लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म भरना आता है? करोड़ों वोटर हैं। इतने सारे लोग वोट देने गए और देखा कि उनका नाम नहीं है, वो वहां से कहां जाएंगे? नाम कटने पर वो क्या कर सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि कई नाम हटा दिए गए। हम आपके सामने ऐसे लोग लेकर भी आए जो जिंदा थे, फिर भी उनका नाम हटा दिया गया था। कोर्ट में एक बार फिर नागरिकता तय करने को लेकर चुनाव आयोग और बीएलओ की शक्तियों पर बहस हुई। सिब्बल ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी बीएलओ ये तय नहीं कर सकता, जिस पर कोर्ट ने कहा कि वो केवल दस्तावेजों की जांच करते हैं और किसी का नाम हटाने के फैसले के बाद हमेशा सुनवाई होती है। इस पर सिब्बल ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें बताएं कि वो दिखाएं कि उन्होंने हमें कहां नोटिस दिया है और अपील की है, ये ग्राउंड पर किसे दिए गए थे। इस दौरान असम का भी जिक्र हुआ कि वहां तो एन्यूमरेशन फॉर्म ही नहीं है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि असम राज्य की अपनी खासियत और चुनौतियां हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा, नाम हटाने के लिए एक प्रोसेस का पालन करना होगा जो सही और निष्पक्ष हो। नागरिकता का मुद्दा बीएलओ को नहीं बल्कि किसी दूसरी अथॉरिटी को तय करना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी, यानी ये बहस अभी और चलेगी, जिसके बाद कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में तो चल ही रहा है, लगातार इस पर बहस जारी है। विपक्ष ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के असली मकसद का खुलासा किया है, साथ ही सवाल भी किए। तो और क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, देखेंगे रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है और इसे लेकर भारी बवाल मचा हुआ है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। चुनाव से पहले राज्य में हो रहे एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। सीएम ने चुनाव आयोग और केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब उन्होंने तीखा हमला करते हुए एसआईआर के पीछे की असली वजह का पर्दाफाश भी कर दिया। सीएम ने कहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने एसआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि आज जब डेमोक्रेसी और धर्म पर हमला हो रहा है और नागरिकता और वोटिंग के अधिकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या अब हमें अपनी नागरिकता का सबूत देना होगा। इसके पीछे एनआरसी काम कर रहा है। हम इससे हैरान और दुखी हैं, इसलिए मैं आज यहाँ भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने का संकल्प लेती हूँ, जो सबसे बड़ा है। ममता बनर्जी ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि एसआईआर के पीछे का असली मकसद राज्य में एनआरसी लागू करना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नागरिकता के मुद्दे ने लोगों को जान देने की कगार पर पहुंचा दिया है। लोकतंत्र तो रहेगा, लेकिन आप नहीं रहेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो बीजेपी की चाल को समझ गई हैं। वो राज्य में अब कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगी। उनकी धमकी ने बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों की चिंता बढ़ा दी है। सीएम ममता ने सीधे चेतावनी दे दी है, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है। वहीं बीजेपी नेता ने भी कुछ ऐसा कह दिया है जो बीजेपी की परेशानी का सबब बन गया है। बीजेपी नेता ने ही चुनाव आयोग की पोल खोल दी है, जिससे पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। तो कौन है ये बीजेपी नेता जिन्होंने अपनी ही पार्टी की खोल दी पोल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलीभगत के आरोप कोई नई बात नहीं है। विपक्ष अक्सर ही आरोप लगाता रहा है, जिसके चलते बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों ही विपक्ष के निशाने पर हैं। लेकिन अब बीजेपी नेता ने ही विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगा दी है। महाराष्ट्र के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कुछ खास लोगों के इशारों पर नाच रहा है। रविंद्र चव्हाण ने आगे कहा कि अमरनाथ नगर पालिका चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। वोटरों के नाम जानबूझकर उनके वार्ड में रखने के बजाय दूसरे वार्ड में डाल दिए गए।
कुछ जगहों पर कुछ खास लोगों को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए वोटरों को दूसरी जगह भेजा गया है। ये प्रोसेस पूरी तरह से एक तरफा है और चुनाव आयोग ने सिर्फ कुछ खास लोगों की ही सुनी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से चुनाव आयोग के साथ ही महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार भी सवालों में घिर गई है। एक तरफ तो चुनाव में जीत के लिए वोटर लिस्ट में धांधली के दावे अब खुद बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वोट के बदले नोट की खुली पेशकश भी हो रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना लाई गई थी, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। अब बीजेपी विधायक नारायण कूचे ने मतदाताओं को सीधे धमकी दे दी है, अगर 1500 रुपए आगे भी लेने हैं तो बीजेपी को वोट दो, नहीं तो ये पैसे दिए जाने बंद कर दिए जाएंगे। विपक्ष तो पहले से ही आरोप लगा रहा था कि बीजेपी ये योजना वोट खरीदने के लिए लाई है और अब बीजेपी विधायक ने ही इन आरोपों पर मोहर लगा दी है। बीजेपी सरकार सवालों में घिर गई है तो सवाल बिहार सरकार में खाली मंत्री पद को लेकर भी उठ रहे हैं। अभी तक बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो ऑपरेशन लोटस के जरिए विपक्ष को खत्म करने की योजना पर काम करती है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार ये काम एनडीए के प्रमुख घटक दल जेडीयू की ओर से किया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष पर तीर चलाने की आहट सुनाई देने लगी है। साथ ही खबरें ये भी हैं कि जेडीयू के निशाने पर इस बार 2 प्रमुख दल हैं, तो कौन से हैं वो दोनों दल और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत हुई। 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली, जिसके बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। लड़ाई स्पीकर पद को लेकर चल रही है। बीजेपी खुद को नंबर 1 बताते हुए इस पर दावेदारी कर रही है, तो जेडीयू ने भी बीजेपी से आगे निकलने की कोशिश शुरू कर दी है और इसके लिए ही उसने अपने कोटे से सभी मंत्री नहीं बनाए। बिहार में 36 मंत्री पद है। इनमें अभी तक सीएम समेत 27 मंत्रियों ने शपथ ली है। शपथ लेने वाले मंत्रियों में 2 उप मुख्यमंत्री समेत भाजपा कोटे के 14 मंत्री हैं। जेडीयू कोटे से सिर्फ 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, यानी भाजपा के बराबर संख्या को आधार माने तो जेडीयू के कोटे से और 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वैसे जो 9 मंत्री पद खाली हैं, उसे लेकर कहा जा रहा है कि 7 जेडीयू के खाते में जाएंगे और 1 बीजेपी के, जबकि 1 मंत्री पद एलजेपीआर के खाते में जा सकता है। और अब संकेत मिल रहा है कि इन 7 मंत्री पद के सहारे जेडीयू खुद को बीजेपी से आगे करने की तैयारी में है। कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीएसपी विधायकों पर जेडीयू की नजर है। उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश जेडीयू ने शुरू कर दी है। अगर 7-8 विधायक पाला बदलकर जेडीयू में शामिल हो जाते हैं तो जेडीयू के विधायकों की संख्या बीजेपी से आगे निकल जाएगी और वो बिहार विधानसभा में पहले नंबर की पार्टी बन जाएगी। बिहार की सियासत लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रदेश में इस बार फिर एनडीए की सरकार बनते ही राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड पर सरकारी घर खाली करने का नोटिस दिया गया। आरजेडी ने इसे सिर्फ प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि एक राजनीतिक साजिश करार दिया, साथ ही कड़ा जवाब दिया। तो क्या कुछ कहा पार्टी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव के वक्त से ही लालू परिवार प्रशासन के निशाने पर दिखाई दे रहा है। उनके खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं और अब उनसे उनका आवाज छीना जा रहा है, जिसे लेकर आरजेडी और एनडीए आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी ने नीतीश सरकार को खुला चैलेंज दे दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि वह जो करना है करेंगे, लेकिन राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। दरअसल राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को उनका आवास खाली करने का नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद से बिहार की सियासत में उबाल देखा जा रहा है। आदेश में कहा, राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास के बजाय वैकल्पिक रूप से 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया है। ये आवास अब किसी अन्य सार्वजनिक पदाधिकारी को आवंटित किया जाएगा। गौरतलब है कि राबड़ी देवी साल 2005 से लगातार इसी बंगले में रह रही थी। ऐसे में आरजेडी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस आदेश पर नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का सम्मान रखें। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश ने पीएम मोदी और बीजेपी का भरोसा हासिल करने के लिए ये किया है, जबकि सरकार का कहना है कि ये केवल प्रक्रिया का पालन है। नवनिर्वाचित मंत्री विधायकों को आवाज देने के लिए उनकी तरफ से ये कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने इस आदेश का पालन करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इस मुद्दे पर विवाद और बढ़ना तय माना जा रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या नीतीश सरकार लालू परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी? ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जिस तरह से आप जंगल में रहकर शेर से दोस्ती नहीं कर सकते क्योंकि एक ना एक दिन वो आपको खा जाएगा, उसी तरह से दरिया में रहकर मगरमच्छ से मछली कभी दोस्ती नहीं कर सकती क्योंकि एक ना एक दिन वो मगरमच्छ के मुंह का जायका बन जाएगी। आप समझ गए होंगे मैं कहाँ की बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की,
बिहार में कुछ ऐसा ही चल रहा है। बीजेपी नाम का मगरमच्छ जेडीयू नाम की मछली के पीछे पड़ा हुआ है और मगरमच्छ को पता है कि मछली का जायका कैसा है। इसलिए चाहे जो हो जाए, बिना किसी अगर मगर के मगर अपने उद्देश्य में लगा हुआ है। देखना यह है कि वो कब पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।